नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब अपन लोग क्या करना चाह रहे हैं, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के बारे में बहुत ही अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हैं। तो नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में सबसे पहले हमारे पास में कौन आ रहा है, मेलपिगी काय। तो मेलपिगी काय के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेलपिगी काय, याद रखना इसके अंदर मेलपिगी काय। मेलपिगी काय है मेलपिगी बॉडी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपके पास में क्या, बोमन संपुट। क्या होता है आपके पास में, बोमन संपुट। अब बोमन संपुट होता है आपके पास में डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर, यानी कि द्विवितीय कप नुमा आकृति होती है इसकी। तो अगर अपन इसकी बात करें तो इसके बारे में कुछ बिंदु बता देता हूं आपको। ये अपन ने पहले भी लिखा है आपके पास में, द्विवितीय कप नुमा आकृति रहती है। ठीक है, क्या रहता है, द्विवितीय कपनुमा आकृति रहती है बोमन संपुट की। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि बोमन संपुट द्विवितीय है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे दो भित्ति मिलेगी ना, दो भित्ति। तो इसकी दो भित्तियां होती है आपके पास में, आप जानते हैं, एक होती है बाह्य भित्ति, एक होती है आंतरिक भित्ति। बाह्य भित्ति को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम। और आंतरिक भित्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, विसरल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम उधर ये गुहा की पूरी कवरिंग को भी बोला जाता है पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम है ये जो होता है वो मुख्य रूप से बनता है आपके पास में सरल सल की उपकला से। ठीक है ना, किससे बनता है, सरल शल की उपकला उत्तक से बनता है। विसरल पेरिटोनियम जो है आपके पास में, वो आपके पास में बनता है जो आ रहा है पोडोसाइट सेल, पोडोसाइट कोशिका से बनता है। ये क्या होती है वो भी मैं आपको थोड़ी सी देर में अभी जानकारी दे रहा हूं। वहां पे चित्र बना के अकेला मेलपिगी काय का चित्र बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर की तरफ अपन डायग्राम को ड्रॉ कर ही लेते हैं। अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है अपने पास में। ये अपन एक मेलपिगी काय का चित्र बनाना चाह रहे हैं। किसका बच्चे, मेलपिगी काय का, समझ रहे हैं, ये मेलपिगी काय का चित्र बनाना चाह रहे हैं। मेलपिगी काय यहां तक ही होगा, ये ग्रीवा वाला भाग आ गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका का आ गया। अब सबसे पहली बात जो अभी तक पढ़ के आए हैं, यहां से आपके पास में आफ्रेंट आर्टेरियोल क्या करेगा, ब्लड को डिलीवर्ड करेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी 50 शाखाएं यानी 50 केशिकाएं जो ये आगे जाके कितने में डिवाइड हो जाएगी, 50 शाखाएं बना देगी। और वो 50 शाखाएं आपस में गुच्छे नुमा एक संरचना बनाएगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, केशिका गुच्छक या ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। तो यहां पे अपन लोग अभी ग्लोमेरुलस के बारे में भी पढ़ना चाह रहे हैं। और यहां से जो निकलेगी वो होगी आपके पास में अभिवाही धमनिका। क्या होगी, अभिवाही धमनिका, जिसका व्यास होता है वो अपवाही की तुलना में क्या होता है आपके पास में, कम होता है। और यहां पे अंदर केशिकाओं का क्या होगा, बड़ा बड़ा गुच्छक बन जाता है, क्योंकि इसकी शाखाएं होती है। इसलिए बहुत सही तरीके से मैं आपको ज्यादा उलझा करके नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपके पास में इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। तो ये आपके पास में कौन हो गई, आफ्रेंट आर्टेरियोल, ये होगी इफ्रेंट आर्टेरियोल, मतलब अभिवाही और अपवाही धमनिका। क्लियर होगी बात यहाँ पे। ये हो गया ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छक, और ये आपके पास में बोमन संपुट। अब बोमन संपुट की दो वॉल है, एक तो ये रही और एक ये रही। अब बाह्य कौन सी और आंतरिक कौन सी है, तो जो बाह्य वॉल है वो आपके पास में किससे बना हुआ है, बाह्य वॉल ये वाला होता है जो बनता है सरल सल की उपकला से। ये देखो, ये क्या है आपके पास में, बाह्य भित्ति है। कैसी भित्ति है आपके पास में, ये बाह्य भित्ति है। देखिएगा, ये बाह्य भित्ति है। और जो मैंने कोशिका बनाई है क्या है अपने पास में, सरल सल की उपकला की कोशिका बना रहा हूं मैं आपके पास में। समझिएगा मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से, समझ गए मेरी बात को। ये सरल सल की उपकला की मैंने बाह्य यानी कि पेराइटल पेरिटोनियम को मैंने ड्रॉ किया है। अब क्या होता है बेटा आपके पास में, अब होती है विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम में आपके पास में क्या आता है कि ये पोडोसाइट कोशिका से मिलकर बनती है। और पोडोसाइट कोशिका कैसी नजर आती है वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले पोडोसाइट सेल्स जो होती है आपके पास में वो ऐसी दिखती है, जिसमें क्या होता है आपके पास में कुछ सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं।
ये पोडोसाइट कोशिका होती है। और जो आंतरिक पेरिटोनियम है जिसमें पोडोसाइट सेल्स मिलती है, यहां पे जैसे ऐसे समझ लो एक पोडोसाइट कोशिका उसके बाद अगली पोडोसाइट कोशिका के बीच में थोड़ा गैप भी आ सकता है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद में आएगा, दो पोडोसाइट सेल्स के बाद में भी गैप आ सकता है। दो मतलब दो मान लो पास पास में चिपका हुआ है, फिर गैप आ गया। इसी प्रकार से तीन के बाद में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है मतलब, लेकिन गैप होता है, ये मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं। तो देखिएगा थोड़ा सा थिकनेस को इंक्रीज करके अगर मैं बनाता हूं तो मेरे लिए थोड़ी सी चोट हो जाएगी। यहां पे मेरे को थोड़ा इरेजर यूज करना पड़ेगा जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये जो मैं आपको व्हाइट कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस जगह पे, मतलब हटा रहा हूं, इस जगह पे मैं आपके पास में जो बनाऊंगा वो है क्या, आपके पास में पोडोसाइट सेल्स। तो पहले मैं कुछ बना के दिखाता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सर कैसे बताना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे इसकी इनर वॉल होती है किसकी, पोडोसाइट्स की। मान लो ये मैं आपको पोडोसाइट बना करके दिखा रहा हूँ, ये न्यूक्लियस रहेगा इसका। अब मान लो गैप आ गया एक, तो यहाँ पे आपके पास में गैप आ गया तो अगली पोडोसाइट सेल्स यहाँ आ गई, राइट। फिर मान लो एक और पोडोसाइट सेल मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है। अब आगे वाली चीज़ है तो आगे वाली भी मैं थोड़ा थोड़ा रफली इरेजर लेकर के मिटाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। ये वापस ड्रॉ कर देंगे जो जो मिट रहा है बीच बीच में हमारे पास में। देखिएगा यहाँ पे फिर से अपन ये क्या कर देते हैं, पोडोसाइट सेल्स को ड्रॉ कर देते हैं। मैं हाथ से डायग्राम और इतना स्लोली इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल बनाना आ जाए कि इसमें आपके पास में ये पोडोसाइट सेल्स रह रही है, समझ गए। तो गैप इज नॉट मैंडेटरी, मतलब गैप जो है जरूरी नहीं है कि दो के बाद में ही आए, एक के बाद में भी आ सकता है, लेकिन गैप होता है प्रेजेंट, ये बात जरूरी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अपन लोग अब इसको इधर से भी हटा देते हैं बहुत जेनाइटली, और जो जो हमारे पास में मिटा है हम उसको रिपेयर कर देंगे, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, तो ये पोडोसाइट सेल्स को और अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए इस पर अपन 3 को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे गैप आ गया मान लीजिए। डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना होता है बेटा ताकि हर एक चीज स्पष्ट हो जाए। अगर आप डायग्राम को ढंग से नहीं बनाएंगे तो आप कैसे काम चलाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये चीज होती है आपके पास में। नाउ लुक एट हियर अबाउट द जो चीज हट गई है उसको थोड़ा रिपेयरिंग में डाल देते हैं। रिपेयर करना भी जरूरी है, 1 सेकंड में रिपेयर हो जाएगा। फिर अपन लोग आगे पढ़ते हैं क्या चीज है इसके अंदर। राइट, तो ये हमने रिपेयर कर दिया इसको। नाउ दिस इज द पोडोसाइट सेल्स, अंडरस्टैंड। नाउ वी कैन लेबल इट। हम लोग अब नामकरण करते हैं इनका, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमको नामकरण करना होगा ताकि हमको एक एक चीज स्पष्ट रहे। ये आपके पास में है आफ्रेंट आर्टीरियोल, पीछे लिख चुका हूं मैं इसका हिंदी नाम, आफ्रेंट आर्टीरियोल। ऑलराइट, ये मेरे पास में आ जाएगी पेराइटल पेरिटोनियम, नहीं पेराइटल पेरिटोनियम यानी कि पेराइटल पेरिटोनियम। ऑलराइट, ये मेरे पास में आ जाएगी पोडोसाइट सेल, है ना। पोडोसाइट सेल यानी कि ये किसका होता है बेटा, विसरल पेरिटोनियम। कौन सी आ जाती है, विसरल पेरिटोनियम। ऑलराइट, ये मेरे पास आ जाएगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये मेरे पास में आ जाएगी अभिवाही यानी कि अपवाही लिखते हैं तो इफ्रेंट लिख देते हैं, उसको भी अपन ने इंग्लिश में लिखा है तो इफ्रेंट आर्टीरियोल। ऑलराइट, ये मेरे पास में यहाँ पे आपके पास में संरचना आ गई जिनके मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे। ये पोडोसाइट कोशिका जो अलग से मैंने आपको बताई है। अब बात समझिए बहुत अच्छी तरीके से, जो पोडोसाइट सेल्स के बीच में गैप आ रहे हैं, ये गैप को अपन लोग बोलते हैं स्लिट पोर या स्लिट छिद्र। क्या बोलते हैं बेटा, स्लिट छिद्र का नाम देते हैं। यानी कि जो यहाँ पे गैप नजर आ रहा है आपको, दिस गैप इज नोन एज स्लिट पोर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्लिट पोर का नाम देते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब आपको समझाता हूं। आफ्रेंट आर्टीरियोल रुधिर को लेकर के आती है। क्यों लेकर के आती है, ताकि रुधिर में जितना भी नाइट्रोजन क्षारक हो या नाइट्रोजन अपशिष्ट हो उसको छाना जा सके।
समझ रहे हो मेरी बात को? यही तो काम है यहाँ पे किडनी का हमारे पास में, कि रुधिर को छानती है जिससे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हो बाहर निकले, है ना। तो ये यहां से क्या करेगी, आपके पास में रुधिर को लेकर के आएगी। बात स्पष्ट हो गई यहाँ पे। ग्लोमेरुलस क्या करता है, रुधिर को छानने का काम करता है, और रुधिर के निस्यंदन यानी छानने में एक झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं निस्यंदन झिल्ली। क्या होता है, निस्यंदन झिल्ली। इस निस्यंदन झिल्ली होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनती है वो भी मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। उससे पहले आपको बता देता हूं कि जो पोडोसाइट सेल्स है, कौन सी सेल है, पोडोसाइट सेल, यानी कि ये विसल पेरिटोनियम, और जो केशिका का गुच्छक है जो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, कौन सा, ग्लोमेरुलस का, इसके बीच में भी यहाँ पे क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं अपन क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि आधारीय झिल्ली। क्या नाम बोलते हैं, आधारीय झिल्ली का नाम देते हैं। समझे मेरी बात को, क्या बोलते हैं इसको, आधारीय झिल्ली। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आधारीय झिल्ली है आपके पास में। अब मैं बता रहा था निस्यंदन झिल्ली कैसे बनती है, या निस्यंदन झिल्ली में इसमें कौन कौन सी झिल्लियां शामिल है या कौन कौन सी लेयर शामिल है जो निस्यंदन में मदद करेगी। निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन में, किसका फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन। ऑलराइट, तो देखिएगा निस्यंदन झिल्ली के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे अलग से चित्र बना लेते हैं, एक निस्यंदन झिल्ली। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश भाषा के अंदर। अब होता क्या है बेटा, आपके पास में जो ग्लोमेरुलस की केशिकाएं होती है उनके बीच बीच में भी छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक डायग्राम बनाऊं माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी के रूप में, तो ये मेरे पास में आ गई केशिकाएं, और केशिकाओं के बीच में क्या है, कुछ छिद्रनुमा व्यवस्था है या छिद्र प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं फेनस्ट्रा। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे बीच के अंदर आपके पास में आ जाएगा, वो रहेगा आपके पास में आधारीय झिल्ली। कौन सी आ जाएगी बेटा, आधारीय झिल्ली। ठीक है, ये आधारीय झिल्ली आ गई। आधारीय झिल्ली के नीचे की तरफ अपने पास में कौन आ जाएगी, पोडोसाइट सेल्स। कौन सी आ जाएगी, पोडोसाइट सेल। इनको क्या बोलते हैं बेटा, पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये आगे अपने पास में पोडोसाइट सेल्स। ऑलराइट, तो ये सबसे ऊपर की तरफ अपने पास में जो आ रही है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ये अपने पास में है ग्लोमेरुलस केशिका। ग्लोमेरुलस केशिका, इसमें जो छिद्र है इसको क्या नाम दिया जाता है, फेनस्ट्रा। क्या बोलते हैं, फेनस्ट्रा। ये कौन सी झिल्ली आ गई, आधारीय झिल्ली। ये क्या आ गया, विसल पेरिटोनियम की पोडोसाइट कोशिका, और इसके बीच में छिद्र होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लिट पोर। ये कंप्लीट मिलके क्या बना रही है, निस्यंदन झिल्ली। क्या बना रही है आपके पास में, ये निस्यंदन झिल्ली बना रही है। तो इसमें क्या क्या चीज आई, ये ग्लोमेरुलस आया है ना, यहां पे भी आपके पास में ग्लोमेरुलस था, देखो ये रहा ग्लोमेरुलस। मतलब कुल मिला के अगर इस चित्र के अंदर बात करें तो यहां पे आपके पास में ये जो चीज आ रही है, ये जो व्यवस्था आ रही है आपके पास में, ये जो चीज आ रही है, ये एक तरह से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलस की झिल्ली जिसमें छिद्र होंगे, बीच में क्या है, आधारीय झिल्ली है, और नीचे की ओर क्या है, पोडोसाइट सेल्स है। क्या आपके पास में पोडोसाइट सेल्स आ रही है ना। ये तीनों मिलकर के क्या करती है, एक फिल्ट्रेशन झिल्ली का निर्माण करती है। तो जो भी रुधिर यहां से आएगा वो यहां से फिल्ट्रेट होकर के इन से फिल्ट्रेट होकर कहां जाएगा, यहाँ पे ग्रीवा वाले भाग में जाएगा, और ग्रीवा वाले भाग में जाके आगे किस में जाएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे ख्याल रखें। ये कौन सा भाग होता है आपके पास में, इसका ग्रीवा भाग होता है। और ये क्या आपके पास पीसीटी है, पीसीटी मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका। थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम भी बताया था शॉर्ट में, यही चीज आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि पीसीटी के अंदर क्या होता है। आपको पता है कि सूक्ष्मांकुर उपस्थित रहते हैं जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। जानते हैं ना ये बात, अभी अपन डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, तो ये मैंने यहाँ पे जो बनाया है
ये वाला है, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, मतलब अगर ब्लड को फिल्ट्रेट करना है तो ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से जाएगा और यहाँ से फिर आगे ग्रीवा वाले भाग में जाएगा। तो ये मिलके क्या बनाता है आपके पास में, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे ख्याल रखिएगा। देखिए, मैंने नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बोमन संपुट और इनके बारे में जानकारी दी है। अगर मैं इसमें यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूँ तो अपने पास में दूसरे नंबर पे होती है, वो होता है आपका इसमें क्या, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है आपके इसमें, जो आफ्रेंट आर्टेरियोल है, इसकी 50 शाखाओं से क्या होता है, ये बनता है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आफ्रेंट आर्टेरियोल की 50 शाखाओं से बनता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है आपके पास में, इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर का निस्यंदन करना, मतलब फिल्ट्रेशन करने का काम करती है ये। तो कार्य इसका आप लोग यहां पे लिख सकते हैं छोटा सा, क्या, निस्यंदन। निस्यंदन मतलब क्या होता है बेटा आपके पास में, फिल्ट्रेशन करना। क्या होता है बच्चों, निस्यंदन मतलब क्या हो गया, फिल्ट्रेशन करना। तो ये आपके पास में मुख्य रूप से ग्लोमेरुलस का कार्य रहेगा। अब मैंने आपको बोमन संपुट के बारे में तो जानकारी दे दिया है, अब मैं चाहता हूं मैं आपको और बता देता हूं, जिसके अंदर आपके पास में क्या है, पीसीटी, डीसीटी और इन सब के बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसी चित्र के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि बोमन संपुट, अभिवाही, अपवाही के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ग्लोमेरुलस के बारे में बात कर चुके हैं, ग्रीवा एक छोटा सा भाग होता है, बचता हमारे पास कौन है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पीसीटी कुंडलित भाग होता है, जिसमें क्या होता है आपके पास में, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके पास में, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ठीक है, और क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनता है। तो एक तो याद रखना, सूक्ष्मांकुर मिलेंगे और घनाभाकार सरल घनाभाकार कोशिका से मिलकर बनता है, ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, पुनः अवशोषण का कार्य करता है, पुनः अवशोषण। इसमें पीसीटी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पीसीटी में पुनः अवशोषण जो होता है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है और सक्रिय प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता पड़ती है ना। तो यहां पे क्या मिलेगा, अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, जिसकी वजह से क्या होता है, सक्रिय पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, सक्रिय पुनः अवशोषण के लिए ही माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित रहता है। जानकारी के लिए बता दूं, पीसीटी के अंदर लगभग 70% पुनः अवशोषण होता है, जिसमें ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है। यहां पे 100% अवशोषण होता है पीसीटी के अंदर। इसके बाद में अपने पास में आता है, ये अपने पास में कौन है, हेनले का लूप है। क्या है, हेनले का लूप। ऑलराइट, हेनले के लूप की अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो एक ये यू आकार का लूप होता है। अब आप ये बातें इसमें लिख सकते हो कि अवरोही भुजा जो होती है वो पीसीटी को आगे आरोही भुजा से जोड़ती है, ये सब बातें बकवास होती है, इनका कोई मकसद भी नहीं होता है। अवरोही भुजा की अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो यहां पे अवरोही भुजा जो होती है आपके पास में, वो क्या होती है बेटा आपके पास में, जल के लिए अपारगम्य जल के लिए पारगम्य तथा आयंस के लिए अपारगम्य होती है। तो जल के लिए पारगम्य व Na+ एवं Cl- नेगेटिव के लिए अपारगम्य, क्या होती है आपके पास में, अपारगम्य होती है। जल के लिए पारगम्य और NaCl के लिए अपारगम्य होती है। साथ ही साथ में अवरोही भुजा होती है, वो थोड़ी पतली होती है और सरल शल्की उपकला से मिलकर बनती है। अवरोही भुजा किससे बनती है, सरल शल्की उपकला से मिलकर बनती है, पतली होती है ये, है ना। और यहां से पीसीटी से
जितना भी यहाँ से निस्यंदन होता है उसको कैरी करती है और आगे ले जाके कहाँ छोड़ती है, आरोही के अंदर छोड़ती है। अंडरस्टैंड ना, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास में कौन आती है, आरोही भुजा आती है। आरोही भुजा थोड़ी मोटी होती है और ये क्या होती है बेटा, जल के लिए अपारगम्य व Na+ एवं Cl नेगेटिव के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, ये आरोही भुजा के बारे में आपको ध्यान रखना है, असेंडिंग आर्म जिसको अपन लोग बोलते हैं। ऑलराइट ना, बनती किससे, ये आपके पास में घनाभाकार उपकला से बनती है, वो सरल सल की उपकला से बनती है। ये किससे बनती है, घनाभाकार सेल से मिलके बनती है। ऑलराइट, ये आपके पास में आ जाएगा। नाउ दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका की अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका जो आपके पास में होती है, ये भी आपके पास में किससे बनती है, घनाभाकार कोशिका से बनती है। ठीक है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका ने डीसीटी के बारे में एक पॉइंट आ जाएगा, घनाभाकार। अब जैसे पीसीटी में सूक्ष्मांकुर उपस्थित थे, तो यहां पे सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, कम होते हैं। सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, कम होते हैं। उसी प्रकार से अवशोषण की दर भी यहां पे कम होती है, क्योंकि सूक्ष्मांकुर कम है, इसलिए क्या होता है, अवशोषण कम होता है। ये बात आप थोड़ी सी यहां पे दिमाग में रख लीजिएगा। ये NaCl के लिए पारगम्य होती है। क्या होती है आपके पास में, DCT NaCl के लिए पारगम्य। ऑलराइट, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। संग्रहण नलिका को हम लोग यहाँ पे पार्ट नहीं बोलते हैं, किसका, नेफ्रॉन के भाग में काउंट नहीं होता है। लेकिन संग्रहण नलिका किससे बनता है आपके पास में, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक से बनता है। किससे बनता है, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक से। आपको यहाँ पे मेन उपकला उत्तक की याद रखनी जरूरी है। इसका मन लिखा नहीं है अवरोही का, अवरोही होता है सरल सल्की उपकला से बनता है। आरोही जो है वो घनाभाकार उपकला से, दूरस्थ है जो घनाभाकार से है, और संग्रहण है वो स्तंभाकार उपकला से है। इसी प्रकार पीसीटी भी आपके पास में क्यूबॉइडल है, यानी घनाभाकार आपके पास में किससे बनता है, उपकला से बनता है। ये मैंने इनके बारे में समस्त जानकारी दे दी है आपको कि किस तरीके से इनका एक एक चीज का कार्य रहता है। कार्य तो हम लोग और आगे डिस्कस भी करेंगे क्या रहेगा। साथ साथ में मैंने आपको सिर्फ ये बताया यहाँ पे संरचना और उनके संरचना पूरा रूप से बता दिया कि कौन कौन सा उत्तक रहेगा। अब ये हमारे पास में कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कॉर्टिकल जक्स्टामेडुलरी के बारे में, क्योंकि इसमें वासा रेक्टा नहीं है। वासा रेक्टा अपवाही धमनिका की क्या होती है, आपके पास में एक शाखा होती है। क्या होती है, शाखा होती है। और वो शाखा क्या होती है, इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, जो अपवाही धमनिका से जितना भी आपके पास में ब्लड आ रहा है उसको वापस बॉडी के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। तो वो अरेंज कैसे रहती है, अगर मेरे पास में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता तो वो कैसे अरेंज रहती है, वो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वो यहाँ से चलती है और ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ लूप बनाते हुए यहाँ पे रहती है। इस प्रकार से क्या रहती है, ये आपके पास में व्यवस्थित रहती है। कौन, आपके पास में वासा रेक्टा। कौन होती है, ये वासा रेक्टा होती है। लेकिन ये सिर्फ किस में मिलेगी, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर मिलती है। किस में मिलती है, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में। और जक्स्ट्रामेडुलरी टाइप के नेफ्रॉन जो होते हैं वो मानव के अंदर केवल 20% ही पाए जाते हैं। वासा रेक्टा अपवाही धमनिका की ही शाखा होती है जो इसके पूरे चारों तरफ अरेंज रहती है और यहाँ से अवशोषण को पुनः अपने अंदर लेती है और शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई कर देती है। जानकारी के लिए आपको यह भी बता देता हूं, बोमन संपुट जो आपके पास में नजर आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का मेल्पिगी का है, इसका अकेला का भी चित्र परीक्षा के अंदर पूछा जाता है ना। अकेले का भी डायग्राम आपको पूछा जाएगा। अकेले का डायग्राम जब आपके पास में आता है तो आपको यहाँ पे ये वाला चित्र ड्रॉ करना होगा। ये जो पूरा चित्र है ये मेल्पिगी काय का ही चित्र है, जिसमें दो मुख्य भाग आते हैं, एक होता है बोमन संपुट और एक होता है आपके पास में कौन सा, ग्लोमेरुलस। समझ रहे हैं ना। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही डायग्राम है, यही चीजें समझ में आनी चाहिए बच्चे को कि पोडोसाइट सेल्स है उनके बीच में जो गैप है उनको स्लिट पोर या सूक्ष्म छिद्र कहते हैं, है ना। और केशिका गुच्छक है, इसके भी यहाँ पे क्या होता है, छिद्र मिलेंगे जिसको फेंस्ट्रा कहेंगे, और बीच में आधारी झिल्ली होती है। तीनों मिलकर के क्या करती है, निस्यंदन झिल्ली का निर्माण करती है।
निस्यंदन झिल्ली जो होती है वो फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। फिल्ट्रेशन मतलब सबसे पहले जब अपन लोग अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें अपन मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर वहां पे आपके पास में मेन चीज क्या रहेगी, वहां पे रहेगा आपके पास में 3 प्रक्रियाएं होती है मूत्र निर्माण में। 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन, दूसरा होता है पुनः अवशोषण और तीसरा होता है आपके पास में कौन सा, सिक्रीशन यानी स्त्रावण होता है ना। तो जो पहला स्टेप है आपके पास में जिसकी बात अपन करते हैं वो है निस्यंदन है। निस्यंदन के अंदर आपके पास में क्या होता है, फिल्ट्रेशन रहता है ना। फिल्ट्रेशन जो आपके पास में बहुत कॉमन सा है, जो कौन करवाएगा आपके पास में, ग्लोमेरुलस करवाएगा। फिर दूसरा पुनः अवशोषण है। पुनः अवशोषण में मुख्य अंग कौन सा रहेगा, पीसीटी रहेगा यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका रहेगी। फिर होता है स्त्रावण। स्त्रावण थोड़ा हेनले के लूप में, पीसीटी में और डीसीटी में भी होता है। स्त्रावण इसलिए करवाते हैं ताकि क्या हो कि जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, परासरण जो क्रियाएं हैं वो आयोनिक बैलेंस है वो पूर्ण रूप से बना रहे। कहाँ का, नेफ्रॉन के अंदर और नेफ्रॉन के बाहर मेड्यूला के अंदर भी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इस वजह से आप लोग ये बातें ध्यान में रखना। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम केवल मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का एक ही पद पढ़ पाएंगे जिसका नाम है अपने पास में कौन सा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी परानिस्यंदन की क्रिया। कि एक्चुअल में फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन होता कैसे या निस्यंदन किस तरीके से चलेगा, है ना। तो निस्यंदन के बारे में अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। निस्यंदन में आपके पास में सबसे बड़ा रोल रहेगा ग्लोमेरुलस का और उससे भी बड़ा रोल रहेगा इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यानी निस्यंदन झिल्ली है जो कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दी है। अब इसका उपयोग क्या होगा वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना होगा। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा किसके ऊपर, यूरिन फॉर्मेशन यानी कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का परानिस्यंदन पद। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो भी लिखा है आपको ये एक तरीके के नोट्स ही है। आप लोग हैंड राइटिंग में अपने हिसाब से मैं जो लिखता हूँ उनके नोट्स बनाया कीजिए, चित्र बनाया कीजिए, कलरफुल डायग्राम बनाया कीजिए। कोई कॉन्फिडेंस मिलेगा नीट को क्लियर करने का भी और 12th को पास करने का भी, है ना। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में बहुत ही भली भांति रूप से ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड, समझ गए ना मेरी इस बात को। तो ध्यान रखिए और चित्रों को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखते रहना है ना। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।